और अनुप्रिया पटेल अब अपना दल की नेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनकी पार्टी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, स्ट्राइक रेट उनका 90% के ऊपर रहा है और इस अलायंस को उन्होंने और मजबूती दी है। अनुप्रिया, आपको बहुत बहुत बधाई सबसे पहले। बहुत 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 धन्यवाद। अब मुझे लगता है कि बधाई की पात्र तो उत्तर प्रदेश की जनता है, जिसने आज हमें यहाँ लाकर खड़ा किया है। ये और दूसरी बात खुशी की आपके लिए ये है कि आपका स्कोर जो है उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस पार्टी से ज्यादा है। आज सभी लोग यही कह रहे हैं, बट मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमने जो संघर्ष किया उसका सम्मान किया है, हमारा साथ दिया है और अपना ढेर सारा स्नेह अपने अमूल्य वोटों के रूप में दिया है और इसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूं। और कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार से, समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार से जनता ऊब चुकी है और मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी जहां पर खड़ी है, कहीं ना कहीं जनता ने ये संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार या घोटाले अब जनता और बर्दाश्त नहीं करेगी। उसे स्वच्छ छवि वाले राजनेता, राजनीतिक पार्टियां, जनप्रतिनिधि और सरकारें पसंद हैं। अच्छा, मुझे याद है हम आपसे मिले थे कैंपेन के दौरान जब प्रचार चल रहा था। आप हमेशा आश्वस्त दिखाई देती थी अपनी जीत के लिए और पार्टी की जीत के लिए, गठबंधन की जीत के लिए, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा बिल्कुल कि 325 सीटें, इसकी कभी आपको कल्पना थी? 300 तक जा रहे हैं ये तो पता था, लेकिन उसके आगे क्या फिगर होगा ये पता नहीं था। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत बड़ा खुशी का मौका है कि इतना बड़ा फिगर आया है और यूपी की जनता ने इतना ढेर सारा प्यार और विश्वास अपना दिया है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतना बड़ा भरोसा जताया है, तो बहुत खुशी हो रही है और हम बहुत आभारी हैं। लेकिन 300 के आगे का फिगर हम नहीं समझ पा रहे थे, इतना तो पता था कि हाँ 300 तक तो जाएंगे ही। अच्छा, एक बात और है, जब आखिरी 2 चरणों में प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल में प्रचार के लिए गए और खासतौर पर वाराणसी में उन्होंने 3 दिन दिए, आपके प्रभाव का क्षेत्र भी वहीं है, उस वक्त हम लोग को भी सबको ये लगा था कि क्या ऐसी कोई कमजोरी दिख गई है उनको, अभी पीछे के जो जो अभियान हुए हैं, जो फेजेस गए हैं, कि उसकी भरपाई करना चाहते हैं, उस वक्त ऐसा लगा था। अब आज सोचें तो प्रधानमंत्री का उन 3 दिन वहां पर बिताना, उसके पीछे क्या उस वक्त मकसद था? देखिए, मैं तो तब भी यही कह रही थी जब विपक्ष के लोग ये सवाल उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री जी वाराणसी में 3 दिन क्यों रुके हैं, क्यों समय दे रहे हैं। मैं तब भी यही कह रही थी कि जब वो वाराणसी आते हैं तो वो अपने आप को प्रधानमंत्री कम और सांसद ज्यादा समझते हैं और हम सभी सांसद भी अपने अपने क्षेत्रों में ज्यादा विस्तार से जनसंपर्क करते हैं। तो वो अपने संसदीय क्षेत्र को अगर ज्यादा समय दे रहे हैं तो क्यों इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि दूसरे लोगों को सीखने की जरूरत है कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्रों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण किया है, रैलियां कई हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सांसद होने के नाते अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति उन्होंने ज्यादा जिम्मेदारी समझी और उसके अच्छे परिणाम भी आज हम देख रहे हैं। अब चुनाव के दौरान जो गठबंधन कांग्रेस पार्टी का और समाजवादी पार्टी का हुआ, आज अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन की वजह से कोई नुकसान हमें नहीं हुआ, हमें तो उसका फायदा ही पहुंचा और गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। लेकिन गठबंधन की तरफ लोगों का बिल्कुल झुकाव ना होना, 2 नौजवान चेहरे, एक युवा मुख्यमंत्री, विकास की पुरुष की छवि, बार बार अपने काम गिनाना और स्लोगन भी उनका काम बोलता है, और वोट सारे के सारे पड़ गए आपको। इतना इतना आंखों से क्यों गिरे हुए थे? खोखले निकले। देखिए, कांग्रेस पार्टी की एक, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, 2004 से 2014 के अच्छा, आप अगर मुझे इजाजत दें अनुप्रिया, तो मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, फिर इसका उत्तर आपसे हम तफसील से ले पाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आता हूं। हम बात कर रहे हैं अनुप्रिया पटेल से, लेकिन उनके पास जाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं कि यूपी चुनाव में करारा झटका खाने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने कैसे ईवीएम पर उंगली उठाई। मायावती ने अब दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग की। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड राज्य के चुनाव परिणाम बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं तथा किसी के भी गले के नीचे से उतरने वाले नहीं हैं। वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है, या फिर अन्य पार्टियों के वोट भी बीजेपी के ही खाते में चले गए हैं। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी ज्यादातर वोट बीजेपी को ही चले गए हैं।
वोटिंग मशीनों को अवश्य ही मैनेज किया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को मैं खुली चेतावनी देती हूँ, यदि आप सही मायने में ईमानदार हैं तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखकर दो, ये वोटिंग मशीन वाला जो है चुनाव, तो इसको रद्द करा के बोले जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर की, उससे चुनाव कराएं। अनुप्रिया, आपने मांग सुनी मायावती की, वो दोबारा चुनाव चाहती हैं लेकिन इस बार बैलेट पेपर से चुनाव चाहती हैं और अपने इस इल्जाम के तर्क में वो ये कह रही हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बीजेपी को मुस्लिम बहुल इलाकों में भी वोट मिल जाए। देखिए, हमको समझने की जरूरत है कि आदरणीय मायावती जी कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और आज उनकी पार्टी महज 18 सीटों पर सिमट रही है, तो वो हताशा से किस कदर भरी हुई हैं और मानसिक संतुलन मुझे लगता है बिगड़ गया है, क्योंकि ऐसी तर्कविहीन बातें करना कि ईवीएम मशीन ने किसी और पार्टी के वोट स्वीकार ही नहीं किए, अगर ऐसा होता तो मायावती जी की पार्टी को तो फिर 18 सीटें भी नहीं मिलनी चाहिए थी, या अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को जो 60 के आसपास सीटें दिखाई जा रही हैं वो भी नहीं मिलनी चाहिए थी, केवल बीजेपी 403 सीटों पर दिखाई देनी चाहिए थी। तो ऐसी उलझुल बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त खैर हम समझ सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी हताशा का सामना बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को करना पड़ रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि समझने योग्य है उनकी मनोदशा। ये बात आपकी ठीक है कि ऐसी हार की कल्पना तो उन्होंने सपने में भी नहीं की होगी, ना मायावती ने और ना अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने। अनुप्रिया, वक्त इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और एक बार फिर आपको शुभकामनाएं एक ज़बरदस्त जीत पर।